Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 जून 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बैनरघट्टा नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सरसाइज होपिक्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन कौन से देशों के बीच में होती है। एक तो इंडिया का नाम आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ही, तो इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, बी रशिया, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको देखते हुए यूपीएससी ऑलरेडी 2 बार प्रश्न पूछ चुका है। आगे उन प्रश्न का डिस्कशन भी हम करेंगे। तो हुआ क्या है, अभी 2 से 3 दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है क्या वाकई में साल 2038 में एक बड़े साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा। अब दोस्तों आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो चाहे वो नेशनली हो या फिर इंटरनेशनली या यूएसए का न्यूज़ है, यहां पर भी इस चीज को मेंशन किया गया है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 14 सालों में या लगभग 2038 में एक बड़े साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा। अब इस बात को वो हाइपोथेटिकली मेंशन करते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा कुछ डेटा हमारे सामने आ रहा है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर ये जो एस्टेरॉइड है ये होते क्या हैं। ये बहुत ही बड़े साइज के रॉकी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। अभी इसके बारे में काफी सारी डिटेल्स भी मैं आगे शेयर करूंगा। अब ये प्लैनेट से टकराते हैं, पृथ्वी से भी टकराते हैं, कई बार ये ऊपर से गिर रहे होते हैं तो गिरते गिरते एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं जलकर, है ना। अब दोस्तों जब बात आती है एस्टेरॉइड की तो इनका इतिहास बहुत भयानक है, क्योंकि बताया जाता है कि जो हमारे पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे वो सब कैसे खत्म हुए। एक बड़े साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर जितने भी डायनासोर्स थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस हमारे को ये सारी की सारी जो बातें हैं वो बताती हैं। तो एस्टेरॉइड इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये हमको पता चला। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है कि अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ है, ये हमने पढ़ा भी है, हाँ डायनासोर्स खत्म हुए, अभी फिर बताया जा रहा है एक बड़े साइज का एस्टेरॉइड हिट हो सकता है, तो क्या हमारे पास में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे मिशंस नहीं है कि उस एस्टेरॉइड से पृथ्वी को बचाया जा सके, क्योंकि हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी आगे हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर एक मिशन है, आगे मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। लेकिन उस जानकारी पर आए उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिएगा। ये दोस्तों एक सोलर सिस्टम का फोटो है हमारे सौर मंडल का। यहां पे आप प्लैनेट्स को देखेंगे तो 4 प्लैनेट्स ये हैं, यहीं पर आपको पृथ्वी देखने को मिल जाएगी यानी अर्थ। इसी तरीके से 4 प्लैनेट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आपको यहां पर नजर आएंगे। आपको पता है इन 4 प्लैनेट्स को जो ये वाले हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। और इन 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं आउटर प्लैनेट। कहोगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाता है इन 2 पट्टियों से। ये पट्टी आप देख पा रहे होंगे, ये जो चल रही है, इसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? कुइपर बेल्ट। ये कुइपर बेल्ट दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होती है, ये आपको भी दिख रहा होगा। उसी तरीके से यहां पे अगर आप देख पाएंगे तो एक ये भी है ना। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है ये वाली, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट।
क्या बोलते हैं, ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये मार्स है, इधर यहां पे अर्थ आपको देखने को मिल जाएगी और इधर जुपिटर है। तो ये जो एस्टेरॉइड है, ये इस लाइन में ये भी यहां पे क्या होता है, सूर्य के चक्कर मार रहे होते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट सब सूर्य के गोल गोल चक्कर मार रहे हैं, वैसे यहां पर ये एस्टेरॉइड्स भी घूम रहे हैं। बीच बीच में जो मार्स की ग्रेविटी होती है दोस्तों, वो क्या करती है, एस्टेरॉइड्स को अपनी साइड खींचती है। इस लाइन में से एस्टेरॉइड को, इन बड़े बड़े रॉकी पार्टिकल्स को अपने साइड खींचेगी उसकी मार्स की ग्रेविटी। अब वो खींचती है दोस्तों, तो इस तरीके से वो खिंचता हुआ आता है, लेकिन उतनी देर में ये जो मार्स है वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो भी चक्कर लगा रहा है, आगे निकल जाएगा दोस्तों। तो वो जो यहां पर एस्टेरॉइड खिंचता हुआ है, जिसको मार्स ने खींचा था, वो दोस्तों पृथ्वी की साइड आ जाएगा खिंचता हुआ, और पृथ्वी से टकराने का डर रहेगा। तो क्या हो गया कि ऐसा तो होता रहना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी, मतलब ऐसा कभी कभी होने के चांसेस यहां पर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा होता रहेगा। तो एस्टेरॉइड यहां से मार्स खींचेगा, लेकिन मार्स आगे निकल जाएगा और यहां पर आएगी पृथ्वी, पृथ्वी फिर उस एस्टेरॉइड को अपनी साइड खींचना शुरू कर देगी और फिर वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। अगर बहुत ही ज्यादा ही बड़े साइज का एस्टेरॉइड होगा दोस्तों, तो वो सीधा आके पृथ्वी से टकराएगा, गिर जाएगा नीचे। लेकिन अगर छोटे साइज का होगा तो वो गिरते गिरते इतनी तेजी से गिरेगा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में कि ऊपर ही जलकर खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलता। समझ गए इस बात को? तो ये कैसे गिरता है ये भी यहां पे आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों बात होती है जब एस्टेरॉइड की, तो यहीं पर आपके साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? वो कॉन्सेप्ट होते हैं मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। ये भी छोटे छोटे वही टुकड़े हैं, रॉकी पार्टिकल्स, ये आपको देखने को मिलते हैं एस्टेरॉइड के जैसे ही। एस्टेरॉइड बड़े साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ये जो मीटियोरॉइड है वो भी वही पार्टिकल्स हैं, एस्टेरॉइड से टूटकर बने हुए हैं। इस तरीके के कई सारे रॉकी पार्टिकल्स अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। अगर आप यहां पर मीटियोरॉइड की बात करेंगे तो एक होता है रॉइड, एक होता है मीटियोर और एक होता है मीटियोराइट। तीनों के बीच में क्या फर्क होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फर्क यह होता है कि अगर ये रॉकी पार्टिकल स्पेस में, अंतरिक्ष में तैर रहा है तो उसको बोलेंगे मीटियोरॉइड। अब सपोज यहां पर वो गिरना शुरू हो गया पृथ्वी की साइड और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहां पर जब वो गिरना शुरू होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको आप बोलते हैं टूटता हुआ तारा दिख रहा है, वो टूटता हुआ तारा नहीं है, ऊपर से यहां पर रॉकी पार्टिकल गिर रहा है, तो वो उसमें आग लग गई, वो जल गया, तो जलता हुआ गिरता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं? मीटियोर। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, गिर रहा होता है, तो वो मीटियोर कहलाता है। अब सपोज गिर गया कहीं पर, पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट, है ना। जैसे जैसे पोजीशंस चेंज होंगी इसकी, वैसे वैसे इसके जो नाम है वो भी चेंज हो जाता है। कहोगे इसको ध्यान रखने की क्या जरूरत है? ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है दोस्तों, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बता दिया मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोरॉइड, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तीनों सेम ही ऑब्जेक्ट हैं, बस खाली पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको इस हिसाब से हम नाम बदलते रहते हैं। अब जो दोस्तों मीटियोरॉइड्स वगैरह हैं, ये सब यहां पर जो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे हमारे स्पेस में, इनके साइज छोटे मोटे, बड़े साइज, छोटे साइज सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के साइज के होते हैं। देखो 1995 में एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अ मीटियोर इज, यानी मीटियोर क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक रैपिड मूविंग स्टार है, या ऑप्शन नंबर बी ए पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, या ऑप्शन नंबर सी पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन, या ऑप्शन नंबर डी आ कॉमेट विदाउट अ टेल। ये प्रश्न है। अब क्या होगा, ज्यादातर लोग जो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे मीटियोर को देखते हुए, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो क्या लगा सकते हैं, रैपिड मूविंग स्टार की, हाँ तेजी से मूव होता हुआ तारा है ना, टूटता हुआ तारा। तो लेकिन दोस्तों यहां पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और रैपिड मूविंग स्टार नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पीस ऑफ मैटर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है फ्रॉम द आउटर स्पेस, उसको बोलते हैं मीटियोर। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। अभी जैसा हम यहां पर बात कर रहे थे कि मान लो ऐसा कोई सिनेरियो आगे भविष्य में बनता है कि बड़े एस्टेरॉइड का साइज आ रहा है पृथ्वी की साइड टकराने के लिए, तो क्या हम उससे बच सकते हैं? ऐसा कुछ है? तो दोस्तों इसको लेकर नासा ने, आपको पता होगा, डार्ट मिशन टेस्ट किया था, है ना। नासा का ये डार्ट मिशन, ध्यान होगा इसके बारे में, कई सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इस मिशन के तहत यहां पर क्या है, नासा ने अपनी सैटेलाइट भेजी थी जो लॉन्च की गई थी 24 नवंबर 2021 में कैलिफोर्निया से। यह सैटेलाइट गई और जाकर इसने एक बड़े साइज के जो एस्टेरॉइड था, है ना, उस एस्टेरॉइड को यहां पर टक्कर मारी, टक्कर मार के उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया।
तो कहने का मतलब है एस्टेरॉइड को टक्कर मार के डायरेक्शन उसका चेंज किया जा सकता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट कितने बड़े एस्टेरॉइड को हिट कर सकते हैं उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, तो नासा इसके ऊपर अभी बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो भी लाने की कोशिश कर रहा है। तो डार्ट मिशन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये सब आपस में इंटरलिंक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये भी जीएस पेपर नंबर 3, बट अब आपको सिलेबस में पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। पहले वाला जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक में आपने लिंक किया, ये वाला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर बातचीत कर रहे हैं स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो दोस्तों भारत अभी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ में मिलकर हम अपने लिए ये वाले टैंकर बनाएं जो आपको दिख रहे हैं। इन टैंकर की खासियत बहुत ज्यादा है नॉर्मल टैंक से। इंडिया को जरूरत है इन टैंक्स की। इनके अंदर खास क्या क्या चीजें हैं वो आगे मैं दोस्तों सारी बातें शेयर करूंगा। मैं आपको लगभग कल शायद मैंने जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो होता है मॉर्निंग वाला उसमें पढ़ाया था। आज हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम थे जो कम इंपॉर्टेंट है ना, तो इस वजह से उस इंडियन एक्सप्रेस वाले वीडियो को इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपको एक बढ़िया सा वीडियो मिल जाए। तो ये मत सोचिएगा कि आज मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं आया, मॉर्निंग वाले वीडियो का कंटेंट इसी वीडियो में है, बस खाली ध्यान से देखते हुए चलो। हाँ याद आ गया, लास्ट में जो टेस्ट मिलेगा उसको अटेम्प्ट भी करना दोस्तों। क्वेश्चन आपको दिए गए वीडियो के आखिरी में, अटेम्प्ट करना, मजा आएगा, आपको पता चलेगा मैं कितनी सारी चीज़ सीख रहा हूं या कैसे मैं उन चीज़ों को याद रख पा रहा हूं, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो चलिए बात करते हैं। अभी आप देख पाएंगे हमने यूएसए के साथ में कई सारे और भी वेपन आइटम्स को लेकर डील कर रखा है, जैसे MQ-9 भी, रीपर ड्रोन्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, वो भी हम यूएसए से परचेज कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा हमने एक ICET नाम का जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूएसए के साथ कोलैबोरेट करके। मैंने ICET के बारे में पढ़ा है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर दोनों देश इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया टैंक को बनाने की या टैंक को लेकर डील कर रहा है भारत अमेरिका के साथ में, ताकि ये टैंक्स हमारे पास में भी आए। वो टैंक्स कौन से हैं वो आपको बता ही चुका हूं मैं, नाम ध्यान रखिएगा, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों ये जो स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल है, इनके टायर्स अगर आप देख पाओगे तो यहां पर 4 टायर हैं और 4 टायर उधर हैं। आप नॉर्मल टैंक देखेंगे तो उसमें टायर थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के आपने यहां पर देखा होगा, इसमें टायर्स अलग हैं। तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना ज्यादा हेल्पफुल है इस टैंक के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा। तो स्ट्राइकर के बारे में जानते हैं। स्ट्राइकर क्या है दोस्तों, बेसिकली स्ट्राइकर यहां पे 8 पहियों वाले जो कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं जो युद्ध में यूज किए जा रहे हैं, उसी की फैमिली में, मतलब उसी की फैमिली को स्ट्राइकर बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो 8 पहियों वाले जो कॉम्बैट आर्मर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं उसको स्ट्राइकर बोला जाता है। और ये स्ट्राइकर वाला जो टैंक है ये अमेरिका ने खुद से डेवलप नहीं किया है, ये डेवलपमेंट दोस्तों कनाडा की हेल्प से किया गया है। इसको जॉइंटली यानी कनाडा और अमेरिका दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। जो आस पड़ोसी देश हैं, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं कनाडा और यूएस। ठीक है, कनाडा की बॉडी है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम, यूएस की बॉडी है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन। तो इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ध्यान रखिएगा ये पहला न्यू मिलिट्री व्हीकल है जिसको अमेरिका की आर्मी ने यहां पर यूज करना शुरू किया था। ये जो स्ट्राइकर है इसकी खास बात यह है कि नॉर्मल टैंक से ये ज्यादा फास्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनके पहिए काफी ज्यादा अलग हैं, दूसरे जो टैंक्स होते हैं उनके पहिए काफी डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, जबकि इन टैंक्स की स्पीड काफी तेज है। अगर कोई नॉर्मल रोड्स मिल रही है तो उसमें तेजी से इन टैंक्स को दौड़ाया जा सकता है ना। उसके अलावा दोस्तों जो नॉर्मल वाले टैंक्स होते हैं उनमें एक और खतरा होता यह है कि दुश्मन क्या करता है, अपने खुद के दुश्मन के टैंक को खत्म करने के लिए जमीन के अंदर एक्सप्लोसिव्स लगा देता है, जिसको बोलते हैं IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, कि अगर जैसे उस पर वजन पड़ेगा टैंक का वो एक्सप्लोसिव फटेगा और उस टैंक को भी खत्म कर देगा। ऐसा होता भी है, टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है इस प्रकार से। बट दोस्तों स्ट्राइकर वाला जो ये टैंकर है इसमें ये खास बात है कि वो उस एक्सप्लोसिव को सर्वाइव कर सकता है, उस एक्सप्लोसिव से निकल सकता है। तो दूसरे लाइट मिलिट्री व्हीकल्स के कंपैरिजन में अगेन इसमें एक बड़ा बेनिफिट यह है। फिर एक और चीज आती है, इस वाले टैंक को दोस्तों आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने चिनूक हेलीकॉप्टर से। चिनूक हेलीकॉप्टर यह है बड़े साइज का, इसको बोलते हैं फ्लाइंग मशीन।
इस हेलीकॉप्टर में दोस्तों आप ट्रक, गाड़ी कुछ भी रख सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए ये कितने ज़्यादा ह्यूज साइज का होगा। भारत के पास में भी है, इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। इस तरीके से यहाँ पर टैंकर को टांगा जा सकता है, इसमें सामान लोड किया जा सकता है, इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट हमको मिल जाता है। उसके अलावा फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें 30 mm की कैनन गन है, 105 mm की मोबाइल गन भी यूज़ की गई है और हाई हार्डनेस स्टील के साथ में इसको पूरी तरह से बनाया गया है। कई सारी एडिशनल प्रोटेक्शन इसके अंदर में प्रोवाइड करवाई गई है। बताया जा रहा है इस टैंक को लगभग 2 लोग मिलकर चलाएंगे, प्लस यहां पर यह टैंक 9 जो मैन इन्फेंट्री स्क्वाड है, जो 9 और लोग हैं उनको यह लेकर कैरी कर सकता है। इस टैंक की जो रेंज है वो है 483 किलोमीटर्स और आप ये इमेजिन कीजिए 100 किलोमीटर्स प्रति घंटे की स्पीड से यहां पर ये चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड है, इसी वजह से बोला जा रहा है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दी लाइट टैंक्स। समझ गए? तो स्ट्राइकर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर डील चल रही है, भारत बातचीत कर रहा है। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल के पीछे बहुत सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसी आपको आगे और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल मिलेंगे, उसके पीछे भी बहुत सारा डेटा है। सभी डेटा को एक पीडीएफ में कंपाइल करके आपको यहाँ पर दिया जाता है इस ग्रुप में, जो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म का होता है। चाहो तो प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो या चाहो तो ऐसे ही पढ़ लो। इस ग्रुप में दोस्तों जो पीडीएफ होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, प्लस सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है करंट अफेयर्स की टेंशन फिर भूल ही जानी है। वीडियोस आप थॉरली फॉलो कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पीडीएफ्स मिल रही है, उनको रिवाइज कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ आपकी करंट अफेयर्स की उसमें कवर हो ही रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट जो है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप का ये नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेक श्योर करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अगेन जीएस पेपर नंबर 3। आज जीएस पेपर नंबर 3 में ही है क्या सब? साइंस एंड टेक का हो गया, डिफेंस का हो गया, अब तीसरा टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 में अगेन कौन सा है? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक रेलिवेंट टॉपिक है ये। बात हो रही है एंटीलोप लाइक मैमल की। ये जो यहां पर आपको एक मैमल दिख रहा है इसको बोलते हैं सीरो। क्या बोलते हैं? SEROW। अब जो ये सीरो है ये थोड़ा थोड़ा बकरी की तरह दिखाई देता है, बकरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिरण की तरह दिखाई देता है। तो हिरण और बकरी का यहां पर एक मिक्सचर आपको ये नजर आएगा, नाम है सीरो। तो ये जो सीरो है दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे वेस्टर्न असम के अंदर जो लोवेस्ट एलिवेशन है यानी निचला हिस्सा है वहां पे पाए गए। वैसे ये ज्यादातर हाइट पर पाए जाते हैं, जो मेन ऑल्टीट्यूड्स होते हैं 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं पहाड़ों में। लेकिन दोस्तों अभी ये कुछ लोवेस्ट लेवल्स पर नजर आए। रिसेंटली यहां पर कई जगह पर पहली बार भी हिमालयन सीरो देखने को मिला। अभी 1 जून की खबर है, मैंने पढ़ाया भी था, आपको शायद याद होगा। तो कहीं ना कहीं अभी 1 महीने में 3 बार चर्चा हो चुकी है इसकी। तो एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं हो गया? क्वेश्चन बने ना बने वो एग्जामिनर की बात है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 बार चर्चाओं में आ गया। समझ गए? तो यहां पर बात हो रही है, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली इस हिमालयन सीरो को रिकॉर्ड किया है लोवेस्ट लेवल पे। पिछली बार अभी कहीं पर पहली बार दिखाई दिया था, शायद असम में ही कहीं किसी पार्क में पहली बार दिखाई दिया था। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं इन हिमालयन सीरो के बारे में। फिर यही बताया गया जो रिसर्चर हैं, कौन कौन रिसर्चर इसमें शामिल थे, क्या क्या इसके बारे में बताया, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है ना, वो सब यहाँ बताया। इस टीम में कौन कौन लोग थे उन सब के नाम लिखे गए हैं। तो आर्टिकल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं नजर आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी असली शुरुआत होती है यहाँ से। क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में वो यहाँ से बनेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हिमालयन सीरो के बारे में। हाँ, मैं बता रहा था ना, हाल ही में नमेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, वहां पर हिमालयन सीरो को पहली बार स्पॉट किया गया था, इस वजह से भी वो चर्चा में था। अब सीरो की हमने बात कर ली, थोड़ा सा हिरण, गोट, डंकी, इन सब का यहां पर एक मिक्सचर सा आपको नजर आता है, इनकी तरह दिखाई पड़ता है ये। फिर सीरो की जो स्पीशीज है दोस्तों, कई सारी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं और सारी की सारी प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं।
और इसमें जो हिमालयन सीरो है स्पेशली, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रिकॉर्निस सुमेत्रेंसिस, तो ये आपको केवल हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहां पर जो वर्ड है वो यूज किया गया है हिमालयन सीरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे हिमालयन रीजन से स्पेशली वहीं पर ही ये ज्यादातर पाया जाता है। फिर डाइट की बात करेंगे तो हर्बीवोरस स्पीशी है, यानी पेड़ पौधे खाने का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हिमालयन सीरो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2000 से लेकर 4000 मीटर्स की ऊंचाई पर, इतने ऑल्टीट्यूड्स पर पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों में पाए जाते हैं तो ज़्यादातर ऊंचाई पर ही रहना इनको पसंद है। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादातर ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में पाई जाती है। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो IUCN के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। अगेन जो पॉपुलेशन है ऐसा नहीं है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में नहीं दोस्तों, थोड़े बहुत खतरे में आपको इनकी प्रजातियां नजर आती हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर सकते इन हिमालयन सीरो का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि आप इनका शिकार वगैरह नहीं कर सकते, करते हैं तो हाई पेनल्टीज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी खबर कवर हो गई। न्यूज़ में क्या था वो समझ में आ गया, प्लस हिमालयन सीरो के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स कवर हो गए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े दिनों पहले नामेरी टाइगर रिजर्व में भी यह पाया गया, पहली बार स्पॉट किया गया। तो ध्यान रखिएगा नामेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है। यह नामेरी टाइगर रिजर्व दोस्तों सिचुएटेड है असम के अंदर, जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके नदन पार्ट में है ना, उसका ऊपर नदन हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का निचला हिस्सा। कहने का मतलब है यहां पर आप देख पाएंगे असम का नदन हिस्सा ये हो गया, अरुणाचल प्रदेश के फुटहिल्स ये हो गए। तो इसी वाले पर्टिकुलर पोर्शन पर नामेरी टाइगर रिजर्व है। असम को देखोगे दोस्तों तो कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, ऑलमोस्ट सभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। देखिए असम अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके साथ बाउंड्री लग रही है, नागालैंड के साथ में लग रही है, मणिपुर के साथ में लग रही है, मिजोरम के साथ में लग रही है, छोटी सी बाउंड्री त्रिपुरा के साथ में लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे मेघालय के साथ में एक लंबी चौड़ी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, फिर इधर वेस्ट बंगाल के साथ में एक बाउंड्री लग रही है, ये अपना सिक्किम हो गया। तो असम बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है, ये आपने ध्यान में रखना होगा। इसकी छोटी सी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में भी लग रही है, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली मैप जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहीं पर आपका नामेरी टाइगर रिजर्व है। नामेरी टाइगर रिजर्व में कई सारे प्रकार के प्लांट्स और स्पीशीज़, प्लांट्स की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वो नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा आपको मतलब नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा या नॉर्मल बैंक्स के बारे में सुना होगा। ब्लड बैंक जहाँ पर खून होता है, आप खून देते हो, फिर उसके बदले में मिलता है ना। अब वैसे यहाँ पे डोनेशन वगैरह भी होता है ब्लड का, ब्लड बैंक के अंदर में। तो कई सारे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट भी करते हैं। लेकिन क्या आपने स्किन बैंक का नाम सुना है? स्किन बैंक जहां पर इंसान की जो खाल होती है दोस्तों, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है आइए मैं आपको बताता हूं। अभी यहां पर बात हो रही है आर्टिकल में इंडियन आर्मी के स्किन बैंक के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक स्किन बैंक फैसिलिटी लॉन्च की है, इस वजह से ये न्यूज में है। मैं आपको बताऊंगा ये स्किन बैंक फैसिलिटी क्या है और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। तो दोस्तों यहां पर अब इंडियन आर्मी है और कई बार इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कई बार यहाँ पर चोट लग जाती है ना, स्किन जल जाती है, स्किन के ऊपर इंजरीज हो जाती हैं, कई बार खाल बुरी तरह से जल जाती है, लगता है कि अब सही नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट जो है वो यही है। दूसरा अगर कुछ उपाय यही बचा है कि उस पर दूसरी स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उसके लिए स्किन बैंक की ज़रूरत पड़ती है। स्किन बैंक में आप स्किन डोनेट भी कर सकते हैं अपनी खाल को, या किसी डिसीज्ड पर्सन की खाल को डोनेट किया जाता है। तो वो दोस्तों यहाँ पर जो खाल है फिर इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिनके हाथ पैर में कोई जल गया है या बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है, लगता है वो सही नहीं होगा, तो खाल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। जो बैंक है वहाँ से खाल निकाल कर इनके बॉडी पर लगा दी जाएगी। कैसे लगाई जाएगी उसका एक प्रोसेस होता है, ग्राफ्टिंग कहते हैं, आगे बताऊँगा। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दी है, स्किन बैंक फैसिलिटी, जिसमें एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्लास्टिक सर्जन हो गए, टिश्यू इंजीनियर्स हो गए, स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन हो गए, ये सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये सब मिलकर काम करेंगे, है ना, और स्किन ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसको अंजाम देंगे। समझ गए? अब यहीं पर प्रश्न आता है, सर स्किन बैंक होता क्या है? वैसे तो नॉर्मली आपको पता चल गया होगा, लेकिन डिटेल्स जानने भी तो ज़रूरी है।
क्वेश्चन डिटेल से बनता है। तो स्किन बैंक दोस्तों एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहां पर स्किन को, वहां से स्किन को लिया जा सकता है, या कोई डोनर है वो स्किन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब कोई डोनर है, स्किन जब वो डोनेट करता है तो उसकी स्किन को वहां पे स्टोर करके रखा जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल नहीं बोल सकते, ठंडे टेम्परेचर पर, क्योंकि आपको ठंडा रखना पड़ेगा, उसको फ्रीज करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों यहां पर लगभग 5 साल तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्किन बैंक में। तो कोई यहां पर मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड पर्सन है, तो उसको स्किन को भी डोनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है डेथ हो गई है तो आपको पता चला है 8-10 घंटे बाद कि यहाँ स्किन डोनेट होती है तो आप कर दो, नहीं पता है तो अगर यहाँ पे किसी इंसान की डेथ हुई है तो 6 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों उस इंसान की जो स्किन है उसको डोनेट किया जा सकता है, ये बताया गया। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्किन डोनेट कर सकता है, कोई भी, यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए ये भी कोई मायने नहीं रखता। बस खाली जो डोनर की मिनिमम एज है, कम से कम 18 साल का होना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन यहां पर मेंशन की गई है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, भाई जिस इंसान की आप खाल ले रहे हैं ऐसा ना हो वो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, या स्किन कैंसर से गुजर रहा हो, यानी स्किन वाली जो डिजीज हैं उन सबसे ना गुजर रहा हो। अगर वो स्किन डिजीज से गुजर रहा है, उसकी स्किन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल इंसान है जिसको स्किन लगाई है उसको भी प्रॉब्लम्स होने लगी, उसके भी अंदर बीमारी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाता है अगर कोई इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो स्किन डोनेशन के लिए अनफिट है। ठीक, अब जो डोनेटेड स्किन होती है, जो एक खाल होती है दोस्तों, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर लगभग प्रोसेस किया जाता है 5 से 6 सप्ताह तक, देन उसको बिल्कुल फ्रोज कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है और जमा कर रखा जाता है बिल्कुल ठंडा करके, जब तक उसकी जरूरत ना पड़ जाए। जब जरूरत पड़ेगी तब उसको निकालेंगे, समझ गए। अब क्वेश्चन यह है कि जमा कर किस में रखेंगे, बर्फ में रखेंगे? नहीं, यहां पर एक सोल्यूशन है दोस्तों जिसका नाम है ग्लाइसरोल सोल्यूशन। तो लगभग बताया जाता है जो स्किन है 85% तक यहां पर उसी सोल्यूशन के अंदर में डुबा कर रखी जाती है, वहीं पर प्रिजर्व करके रखी जाती है। और ग्लाइसरोल सोल्यूशन में रखने के बाद में इसको 4 से 5 डिग्री जो सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, तो इतने कम टेम्परेचर में आप 5 साल तक इस तरीके से स्किन को स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो मान लो कोई केस आ गया जहां पर कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है जिसकी खाल जल गई है, लग रहा है वो खाल वापस नहीं आ सकती, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जा सकता है। और जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जरी होती है, उसको नाम दिया गया है स्किन ग्राफ्टिंग। अब स्किन ग्राफ्टिंग में होता है क्या दोस्तों, ये समझिए। स्किन ग्राफ्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। यहां पर क्या होता है, एक इंसान की जो हेल्दी स्किन है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब देखिए, ध्यान रखिए, स्किन ग्राफ्टिंग 2 प्रकार की हो सकती है, एक होती है ऑटोग्राफ्ट और दूसरी होती है एलोग्राफ्ट। कहने का मतलब है ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, इसको सुनिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है ना, उसके हाथ कहीं पर जल गया है और वो स्किन खराब हो गई है, तो उसके बॉडी में से ही कहीं से भी खाल को निकाला जाएगा, पैर से, है ना, या फिर थाई से, कहीं से भी जो मांस, एक्स्ट्रा मांस लग रहा है वहां से निकाल लिया जाएगा। स्किन को निकाल के उसके जहां पे हाथ जला है वहीं पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बॉडी में से स्किन निकाल के उसके जले हुए पार्ट पर लगा दिया गया, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। क्या होता है इसमें, स्किन इज टेकन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द पेशेंट्स ओन बॉडी, वहां पे जो पेशेंट है उसकी खुद की बॉडी से स्किन निकालकर जले पे लगा दिया। फिर दूसरा होता है एलोग्राफ्ट। ये जो दूसरा प्रकार है इसमें क्या होता है, एक डोनर से, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है उससे यहां पर खाल डोनेट की गई है, उसने खाल डोनेशन दिया था, देन उसके बेसिस पर यहां पे उसकी स्किन का यूज किया गया है दूसरे इंसान में, तो इसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। तो स्किन ग्राफ्टिंग के 2 प्रकार हैं, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ये दोनों मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है कि केवल यही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है उसको अपनाया जा सकता है। और जब स्किन ग्राफ्टिंग हो जाती है, स्किन लगा दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो उसके लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको अच्छे से देखता है, समझता है कि वो जो पेशेंट है उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए? तो इस तरह का भी यहाँ पर आर्मी ने स्किन बैंक फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जिस वजह से रिसेंटली वो चर्चाओं में। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है जल जीवन मिशन के बारे में। क्या है जल जीवन मिशन, विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है, खबर क्या चल रही है।
खबर यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है दोस्तों, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहां पर वो इंश्योर करेंगे कि जो गांव वाले जितने क्षेत्र हैं, जितने रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, है ना, यहां पर क्या होगा, जो भी टैप्स वगैरह, टंकी वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है इस जल जीवन मिशन के तहत, बट टंकी लग गई है, पानी नहीं आ रहा है, तो जल्द से जल्द यहां पर उनको ये वाटर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। अब जल जीवन मिशन के तहत टारगेट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, काफी लंबे समय से मिशन चल रहा है। इसका मेन टारगेट यही है कि साल 2024 तक हमारे भारत में जितना भी यहां पर रूरल एरियाज हैं, जितने भी गांव वाले क्षेत्र हैं, सभी जगह पर एक टंकी का कनेक्शन दिया जाए, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि उस टंकी से उनको डेली बेसिस पे अपना जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा मिल जाए, ड्रिंकिंग वाटर उनको दिया जाए। तो ये जो मिशन है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इस मिशन को इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पर मेन मकसद है पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना और टंकी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना हर एक गांव के घर में। ये मेन यहां पर टारगेट आपको देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। अब जो ये मिशन है दोस्तों, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है यहां पे जो फंडिंग पैटर्न है वो थोड़ी थोड़ी जगहों पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से पैसा खर्च कराया जा रहा है। यानी कि अगर मान लो कोई राज्य है, कोई नॉर्मल स्टेट है, तो वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वैसे इस स्कीम को लगा रहे हैं, तो 50% केंद्र सरकार खर्चेगी पैसा, 50% राज्य सरकार खर्चेगी, उसके बाद इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, या हिमालयन रीजन हो गया, पहाड़ी इलाका हो गया, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है। वहां पे अगर आप देख पाएंगे तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, यानी वहीं जो भी हिमालयन स्टेट होंगे वहां की सरकार या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो 10% वो खर्चेंगे, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए ये पैटर्न है और नॉर्मल स्टेट्स के लिए 50:50 का पैटर्न है। लेकिन जब बात आती है यूनियन टेरिटरीज की, अब आपको पता है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है, सिंपल सी बात है। तो यूनियन टेरिटरी के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% प्रोवाइडिंग जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यानी कि 100 का 100% जो पैसा होगा इस स्कीम को लागू करने का वो सब केंद्र सरकार खर्चेगा, स्पेशली इन द यूनियन टेरिटरीज। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात हो रही है दोस्तों। रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। चर्चाएं क्या हुई हैं, खबर क्या है, न्यूज यहां पर यह देखने को मिली है कि मिजोरम में अब की बार फरवरी से अभी तक 3,350 जो सुअर हैं, जो पिग्स हैं, उनकी डेथ हो गई है दोस्तों इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से, जिस वजह से यहां पर अभी एक कंसर्निंग सिचुएशन बताई जा रही है। और इसी के लिए वजह से यहां पर आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला सवाल, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या दोस्तों? एक हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो स्पेशली वाइल्ड पिग्स में या डोमेस्टिक पिग में, जंगली सुअर हो चाहे पालतू सुअर हो, उन सब के अंदर में ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल सकता है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट 100% है। यहां पर सुअर की जान जाने की जो खतरा है वो सबसे ज्यादा रहता है, और अगर जान नहीं जाती तो ये खतरा रहता है ये बाकी जानवरों में इस तरीके से अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलाएगा, इस वजह से खुद इंसान यहां पे इसको मार देते हैं। ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है दोस्तों? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। क्या है? डीएनए वायरस, जो कि एसपी वायरस जीनस से बिलोंग करता है। और फैमिली की बात करेंगे तो एस्पीविरिडे जो ये परिवार है वायरसों का, इस वाले परिवार से बिलोंग करता है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के सिम्टम्स क्या नजर आते हैं? तो इसमें जो पिग्स वगैरह हैं उनके अंदर कमजोरी हो जाती है, भूख वगैरह सब खत्म हो जाती है, स्किन वगैरह बहुत ज्यादा रेड कलर की देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन यह है कि ये बीमारी फैलती कैसे है? इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ में अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से फैल जाती है, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से फैल जाती है, या इस तरीके के जो कीड़े होते हैं दोस्तों, जो सॉफ्ट टेक है, वो एक जानवर से, एक सुअर से दूसरे सुअर में इस बीमारी को फैलाता हुआ चलता है। अब ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, यहाँ पे बोला जा रहा है ये लंबे समय तक इसको सर्वाइव भी कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर पोर्क में, या जो पोर्क मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यहाँ पर ये वायरस जो है सर्वाइव कर सकता है लॉन्गर पीरियड्स के समय पर, लंबे समय तक ये वायरस उसमें देखने को मिल सकता है। फिर बताया ये भी क्या है कि ये जो बीमारी है दोस्तों, ये स्पेशली एंडेमिक है इन द सब सहारन अफ्रीका। जो अफ्रीका वाला पोर्शन है स्पेशली, सबसे ज्यादा वहीं पर ये बीमारी देखने को मिलती है, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर ये दुनिया भर में फैल गई है।
एशिया यूरोप में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया जाता है। फिर बात आती है भारत में, तो भारत में सबसे पहली बार जो केसेस कंफर्म करे गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, यहां पर फरवरी से लेकर मार्च के बीच में साल 2020 में ये केसेस रजिस्टर करे गए अफ्रीकन स्वाइन फीवर के। तब बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी, मैंने डिस्कशन भी किया था, इतना याद है 2020 का आर्टिकल। तो दोस्तों यहां पर यह बात हो गई अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अब एट द लास्ट यहां पे क्वेश्चन ये आता है, क्या इससे ह्यूमन हेल्थ को खतरा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये तो सुअरों में फैलती है। तो दोस्तों ह्यूमन हेल्थ को यहां पर कोई ऐसा डेंजर नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। या मीट और दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पिग्स से निकाले जाते हैं, उससे भी कोई ज्यादा सेफ्टी रिस्क नहीं आएगा ह्यूमंस के लिए, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इसके इंपैक्ट पड़ सकता है पिग की पॉपुलेशन के ऊपर में, जो पिग की फार्मिंग हो रही है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अब यहां पर सवाल यह है कि जब सिनेरियो इतना गंभीर है तो सोल्यूशन होगा, ट्रीटमेंट होगा कोई। तो यहां पर कोई भी दोस्तों ऐसा नॉर्मल ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं इस इन्फेक्शन के लिए, ना ही कोई अप्रूव्ड वैक्सीन है जो वैक्सीन दे के इनको ठीक किया जा सके। तो इकलौता रास्ता जब दिखाई पड़ता है, वह या तो सुअर खुद मर जाता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, या फिर उसको जबरदस्ती मारना पड़ता है ताकि वो जो बीमारी है वो दूसरे सुअरों में ना फैले। समझ गए? तो यही यहां पर इकलौता और एक आखिरी रास्ता बचता है। क्लियर? चलिए अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है इंडियन पेंटेड फ्रॉग के बारे में। ये जो फ्रॉग आपको दिख रहा है इंडियन पेंटेड फ्रॉग, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल, मैं फिर बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत किया करो। आपकी बार आपने देखा है, पिछली बार आपने देखा है, यूपीएससी पता नहीं इतना ज्यादा घुस चुका है खासकर एनवायरमेंट के मामले में कि आपको जंगलों में घुसना पड़ रहा है, हर एक बेसिक चीज को जानना पड़ रहा है। तो अभी यहां पर खबर यह आई है कि एक रेयर, बहुत कम ही से दिखाई देने वाला इंडियन पेंटेड फ्रॉग हाल ही में दिखाई पड़ा है। कहां पर? तेलंगाना के कवर टाइगर रिजर्व में। यह आर्टिकल द हिंदू में कवर किया गया था, तो कवर टाइगर रिजर्व में नजर आया, जिस वजह से यहां पर इसकी चर्चाएं हो गई, इसकी खबर बन गई है। अब क्या है इंडियन पेंटेड फ्रॉग, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों ये मेंढकों की एक ऐसी स्पीशी है जिसका जो मुंह होता है ना काफी पतला सा होता है, ऐसे नैरो सा माउथ आपको देखने को मिल जाएगा इस मेंढक का। रियल फोटो यही है। अब जो यहां पर ये मेंढक है, इसका साइंटिफिक नेम वगैरह देखोगे तो इतना मतलब पूछा जाएगा नहीं साइंटिफिक नेम। हाँ ये ध्यान रखना, कहीं ये पूछ लिया जाए क्या ये मेंढक इंडियन पेंटेड फ्रॉग है तो क्या केवल भारत में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नाम है इंडियन पेंटेड फ्रॉग तो क्या भारत में पाया जाता है, बताओ सही है या गलत है? तो दोस्तों ये सरासर गलत है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया एंड नेपाल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर घुमाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा ये जो यहां पर इंडियन पेंटेड फ्रॉग है मोस्ट कॉमनली ये श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। श्रीलंका में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। और इंडिया में कौन कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी एरियाज, इन सभी स्टेट्स में दोस्तों यहां पर ये इंडियन पेंटेड फ्रॉग पाया जाता है। और जब बात करेंगे फीचर्स की, तो यहां पर बताया गया है कि इस इंडियन पेंटेड फ्रॉग का जो फीचर है ये लगभग यहां पर 75 mm तक ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इनका जो मुंह होता है ना, मुंह से लेकर यहां पर बिल्कुल अपने टेल तक, ये यहां पर बताया गया। फीमेल्स जो हैं वो मेल से थोड़ी सी ज्यादा साइज में बड़ी होती हैं इन इंडियन पेंटेड फ्रॉग में। क्लियर? फिर अगर हम इस स्पीशी को देखते हैं तो इसका जो बॉडी वगैरह बिल्कुल राउंड सी, गोल सी बॉडी यहाँ पे नजर आती है। अलग अलग कलर, अलग अलग शेड्स यहाँ पे इसके बॉडी पे नजर आएंगे, है ना। कुछ ब्राइट कलर भी, ऑरेंज, येलो कलर भी यहाँ पे नजर आते हैं। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, तो अगेन IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया। सिंपल सी बात है, इतने सारे देशों में पाया जा रहा है, इंडिया में भी कई सारे राज्यों में प्रेजेंट है, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। और अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, इस वजह से इसको IUCN में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। यानी ज़्यादा चिंता नहीं है इस जानवर की स्पीशी को लेकर। ठीक है, मारो और कम कर दो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हाँ मार के पॉपुलेशन कम कर दो। अब बात आती है यहाँ पर इसी आर्टिकल के पार्ट नंबर 2 पर। ये तो फ्रॉग के बारे में हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा कवर टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मेनली तो इसी टाइगर रिजर्व में देखा गया है ये। तो दोस्तों कवर टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना के अंदर में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक छोटे सा हिस्सा है। वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर ये कवर टाइगर रिजर्व नजर आएगा। ठीक है, इस टाइगर रिजर्व के साइड में एक साइड आपको गोदावरी नदी देखने को मिलती है और दूसरी तरफ में महाराष्ट्र बॉर्डर देखने को मिलता है। चलो मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। तो मैप में बात हो रही है तेलंगाना की, तो ये है दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना, ऊपर है महाराष्ट्र। कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे महाराष्ट्र के साथ में नॉर्थ में छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्री लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ में लंबी बाउंड्री लगती है। इवन आंध्र प्रदेश से टूट कर ही यहाँ पर कह सकते हो अलग होकर बना था तेलंगाना। बताइए कौन से साल में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना? उस ईयर का मतलब बताओ कौन सा साल है वो?
फिर उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे कर्नाटका से एक बड़ी बाउंड्री लगती है तेलंगाना की। तो आसपास ये सभी स्टेट्स हैं, थोड़ा इसके बाउंड्री वाले स्टेट्स को ध्यान रखिए। यहाँ पे कुछ नदियां हैं इस टाइगर रिजर्व में, स्पेशली यहाँ पे गोदावरी और साथ ही साथ में कदम नदी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इस टाइगर रिजर्व से गुजरती है। इस टाइगर रिजर्व की कनेक्टिविटी कुछ और टाइगर रिजर्व के साथ में भी है, जैसे तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का, उसके साथ में ये कनेक्ट होता है। फिर छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व है तो उसके साथ में भी जुड़ता है। यानी कंवर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के साथ में जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की बाउंड्री है, छत्तीसगढ़ की भी बाउंड्री है तेलंगाना के साथ में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी अब यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है साइपन आइलैंड के बारे में। वैसे मैंने बोला था ना द हिंदू के वीडियो में, कल ही बोला था शायद, कि इसको मैप में देख लेना साइपन आइलैंड कहाँ पर है। चलिए नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ। अभी जूलियन असांज की वजह से साइपन आइलैंड काफ़ी चर्चाओं में आया है। लोकेशन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो साइपन आइलैंड आपके पैसिफिक ओशन में है। ये आपका नदर्न पैसिफिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जूम कर दें तो ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। इन दोनों को मिलाकर हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, याद होगा, है ना। तो इस पैसिफिक ओशन में स्पेशली यहाँ पर कहाँ पे बात हो रही है, नदर्न पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन है, इसका नॉर्थ साइड ऊपर वाला हो गया, साउथ साइड नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर कुछ और आइलैंड कंट्रीज हैं। इसके ऊपर यहां पर आता है नदर्न मैरियाना आइलैंड। नदर्न मैरियाना आइलैंड को अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो नदर्न मैरियाना आइलैंड का ही हिस्सा है साइपन। साइपन आइलैंड आपको यहां पर यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है साइपन आइलैंड, ध्यान रखिएगा। एक साइपन है और दूसरा है तिनयान। ये दोनों आपस में आइलैंड्स आसपास देखने को मिलेंगे। इनके बीच में से एक चैनल निकलता है जिसको बोलते हैं साइपन चैनल। फिर एक चैनल निकलता है यहां पर आप देख पाएंगे जिसका नाम है तिनयान चैनल। अब जो तिनयान चैनल है दोस्तों, ये तिनयान और साथ ही साथ में अगुइजान, इन दोनों आइलैंड्स को अलग करता है। तो चैनल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन बना है यूपीएससी में, 10 डिग्री चैनल बताइए कौन से दो आइलैंड को सेपरेट करता है। बताओ कौन से दो आइलैंड को सेपरेट करता है। कल ही पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया था। बताओ दोस्तों उनका दोनों आइलैंड्स का नाम बताओ। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये मैंने आपको लोकेशन समझा दिया। पैसिफिक ओशन में स्पेशली नदर्न पैसिफिक में आपको ये साइपन आइलैंड देखने को नजर आएगा। ठीक है, कहीं पर बोला जा रहा है नदर्न पैसिफिक में, नदर्न पैसिफिक से जस्ट ऊपर है तो थोड़ा वेस्टर्न साइड भी कह सकते हो, मतलब ओवरऑल पैसिफिक ओशन में है। बस इतना याद रखो यार, है ना। अब ये साइपन आइलैंड जो है आपके मैरियाना आइलैंड की ही कैपिटल है। ये आपका नदर्न मैरियाना आइलैंड है हो गया। अब नदर्न मैरियाना आइलैंड में कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो नदर्न मैरियाना आइलैंड्स की ही कैपिटल है ये साइपन आइलैंड। अब कहोगे काफी यूनिक सा नाम है, काफी टाइम बाद पढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नया पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, ये कॉलोनी हुआ करती थी स्पेन की, जर्मनी की, फिर उसके बाद जापान की कॉलोनी बनी, धीरे धीरे करके कई सारी कंट्रीज की कॉलोनी बनती चली गई। फिर फाइनली यहां पर यूएस ने सारा कंट्रोल ले लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसमें यूएस के पास कंट्रोल आ गया। तो यूएस के पास इसका कंट्रोल आया। गुआम का नाम आपने सुना होगा, गुआम पास में ही है। प्योर्टो रिको का नाम सुना होगा। तो ये सब टेरिटरीज दोस्तों यूएसए के अंडर में आ गए, समझ गए। तो ये यूएसए का हिस्सा है। और बताया गया है 1975 में इस आइलैंड के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने वोट भी किया कि हम अमेरिका को ज्वाइन करेंगे एज अ टेरिटरी, हम अमेरिका का हिस्सा बनेंगे। और ये जो टेरिटरी है दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे इसके पास में एक परमानेंट डेलीगेशन भी है यूएस हाउस का। तो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भेजे जाते हैं, समझ गए। तो यूएस ही यहां पर इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर रहा है। और इस आइलैंड पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट तपोकाऊ। तपोकाऊ प्रोनाउंस करेंगे, देख लेना, माउंट तपोकाऊ। यहाँ पे आपको सबसे ऊंचा एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। फिर इस आइलैंड की इकोनॉमी कैसे चलती है, क्योंकि आइलैंड बिल्कुल बीचों बीच में है, आधा तो समुद्र में डूब गया होगा जिस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है। तो इकोनॉमी जो है दोस्तों इनकी टूरिज्म पर चलती है मेनली। लोग जाते हैं घूमने के लिए, पैसा खर्च करेंगे वहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, पैसा खर्च करेंगे तो फिर वो सब पैसा उनकी इकोनॉमी में ऐड होता चले जाएगा। ये आइलैंड स्पेशली कोरियन और चाइनीज टूरिस्ट के लिए पॉपुलर है। चाइना से टूरिस्ट आते हैं, कोरिया से टूरिस्ट आते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा और फिर सोचेंगे हम कहां से आया। ये दोस्तों एक ऐसा आइलैंड है, इट इज ओनली पार्ट ऑफ यूएस, यानी कि ये जो आइलैंड है मैंने बताया अमेरिका का हिस्सा है। तो आप ये याद रखिएगा, अमेरिका का ये इकलौता आइलैंड है जहां पर चाइनीज सिटीजन्स बिना वीजा के एंटर कर सकते हैं। वीजा क्या होता है, वीजा बेसिकली एक देश परमिशन दे रहा होता है, पता है ना। जैसे आप किसी देश में जाने वाले हो,
तो यहां से तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा भारत सरकार से कि हाँ मैं जा रहा हूं, बट जिस देश में जा रहे हो उसकी भी तो परमिशन चाहिए होगी। तो उस देश से आप परमिशन लेते हो, उसी परमिशन को वीजा बोलते हैं सिंपल शब्दों में। तो यहां पर बोला जा रहा है कि चाइनीज सिटीजन्स अगर यूएस के किसी हिस्से में जा सकते हैं बिना वीजा के, बिना परमिशन के, तो वो केवल है ये आइलैंड, साइपन आइलैंड, जो कि बहुत दूर है, बस खाली कहने के लिए यूएस की टेरिटरी है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। बात हो रही है अल्मा टेलीस्कोप के बारे में। ये जो टेलीस्कोप आपको दिख रहा है, ये है अल्मा टेलीस्कोप। कहोगे ये टेलीस्कोप है या टेलीस्कोप्स हैं? इतने सारे, हाँ बहुत सारे टेलीस्कोप का दोस्तों ये पूरा ग्रुप है। ये कहां पर है? चिली के अंदर एटाकामा डेजर्ट में। अभी डिस्कशन करेंगे। पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है। खबरों में रहने के पीछे का रीजन है कि हाल ही में एक पावरफुल एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप यानी अल्मा टेलीस्कोप की बात हो रही है। तो एक पावरफुल जो ये टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इन्होंने यहां पर आप कह सकते हैं एक नई चीज को देखा है कि कैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, कैसे जो हमारे ग्रह हैं, वो बाइनरी स्टार सिस्टम के अराउंड फॉर्म होते हैं या बनते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है? जब दो सितारे, बड़े बड़े सितारे आपस में मिल रहे हो, गोल गोल चक्कर काट के आपस में मिलने वाले हो। अभी वो भी समझेंगे। तो अभी तो केवल बस खाली ओवरव्यू है, तो उन चीजों का यहां पर कह सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। यह टेलीस्कोप काफी पावरफुल माना जाता है, अंतरिक्ष में कई सारी चीजों को नोटिस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स को एक नया इंसाइट, एक नया जानकारी मिली है इस तरीके से कि कैसे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम के अराउंड। उस वजह से टेलीस्कोप चर्चाओं में है। अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम वगैरह क्या है सब बताऊंगा, क्योंकि साइंस के लिए रेलिवेंट है, बट उससे पहले थोड़ा इस टेलीस्कोप के बारे में जान लीजिए। जो ये टेलीस्कोप है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये छोटे से छोटे मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स के साथ में यहां पर ये देखने को मिलता है। इसका मेन पर्पस है अंतरिक्ष में से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी स्टडीज को करना। ये टेलीस्कोप कहां पर है? ये टेलीस्कोप चिली में है। अब चिली क्या है? चिली एक देश है जो कि स्पेशली साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में चिली है, उस वहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। उस एटाकामा डेजर्ट में दोस्तों ये टेलीस्कोप लगा रखा है और इसमें टेलीस्कोप में लगभग 66 एंटीनाज हैं, 66 ऐसे एंटीनाज लगा रखे हैं दोस्तों। ये कुछ फोटो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि जो ये टेलीस्कोप है, यहां पर इतनी ज्यादा इसमें पावर है कि कैसे भी बादल हो, कैसे भी डस्ट क्लाउड हो, सबको यहां पर चीर चार के सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। दूर जो गैलेक्सीज है उसके बारे में जानकारी हमको ये प्रोवाइड करवाता है। इसके पास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है, जो कि यहां पर जो एकदम कह सकते हैं बेकार से रेडियो सिग्नल्स हैं उनको भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है। जो ये टेलीस्कोप में इसमें 66 एंटीनाज लगाए गए हैं, जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। कुछ ऐसे फोटोज यहां पर मैंने आपको दिखाए। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है ये कौन से देश का है? क्या चिली इसको ऑपरेट करता है? नहीं, चिली बेसिकली जहां पे एटाकामा डेजर्ट है वो लोकेशन सबसे बढ़िया है यूनिवर्स को या अंतरिक्ष को अच्छे से देखने के लिए। अब लोकेशन अच्छी है, इस वजह से हमें वहां पर एंटीनास लगाने पड़े, टेलीस्कोप लगाने पड़े। तो दोस्तों उस टेलीस्कोप को लगाने के लिए कई सारी कंट्रीज साथ में आई, उसमें चिली को भी इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि उनका ही लोकेशन हम यूज कर रहे हैं। तो वैसे यहां पर यूएस के अलावा 16 और देश हो गए यूरोप के, फिर कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चिली। ये सब देश आपस में मिलकर पार्टनरशिप करके इस पूरे टेलीस्कोप को, अल्मा टेलीस्कोप को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये जो रेडियो टेलीस्कोप आपको नजर आएगा दोस्तों, उसको डिजाइन, प्लान वगैरह ये सब कुछ किया गया है यूएस की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के थ्रू, जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड यूरोप की यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। तो यूरोप, जापान और यूएस का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर रेडियो टेलीस्कोप्स को डिजाइन करने के पीछे का। समझ गए? तो चिली में ये टेलीस्कोप्स प्रेजेंट है, ये भी क्लियर हो गया। तो एक पोर्शन क्लियर हो गया। अब यहीं पे बात हो रही थी बाइनरी सिस्टम की। तो बाइनरी स्टार सिस्टम को यहां पर दोस्तों एनालाइज किया गया है अभी, इस वजह से यहां पर ये टेलीस्कोप की चर्चा हो रही है। क्या होता है बाइनरी स्टार सिस्टम? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो ग्रेविटेशनल जो स्टार्स हैं वो आपस में एक कॉमन सेंटर को ऑर्बिट कर रहे हैं, और जो कॉमन सेंटर उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। कहोगे क्या है, समझ में नहीं आया। देखिए यहां पर दो सितारे हैं, एक है यहां पर पी टाइप यानी प्राइमरी स्टार हो गया, प्राइमरी स्टार बड़े साइज वाला होता है। ठीक है, यहां पर एस टाइप यानी कि आपका सेकेंडरी हो गया, यानी कि स्मॉल साइज वाला स्टार हो गया। सेकेंडरी वन इज नोन एज सेकेंडरी स्टार, मतलब स्मॉलर वन छोटा वाला जो है, और प्राइमरी वाला बड़े साइज का हो गया। बीच में सेंटर ऑफ मास है।
अब क्या हो रहा है, ये दोनों सितारे आपस में, मतलब एक स्टार ये है एक स्टार ये है, दोनों आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ मास को लगातार। ये आप देख पाएंगे एक सेंटर ऑफ मास है, अब ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है, क्या बाइनरी सिस्टम में जो दो सितारे होते हैं उनका साइज सेम होना चाहिए या वजन सेम होना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइनरी सिस्टम में जो स्टार्स होते हैं तो यहां पर कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है कि उनका साइज सेम हो, वजन सेम हो या ब्राइटनेस सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, साथ में ऑर्बिट करते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहां पे बात हो रही है आईडेक्स के बारे में, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एक और रेलिवेंट टॉपिक फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दोस्तों क्या है आईडेक्स, आइए बात करते हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस, न्यूज क्या है? खबर यह है कि हाल ही में 350वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया इस आईडेक्स के तहत। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम कुछ मिनिचराइज्ड यानी छोटी सैटेलाइट से उसको यहां पर बना रहे हैं, उसको डेवलप करने की बात की गई है। तो ओवरऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स है क्या? ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, डिफेंस मंत्रालय के अंडर में आता है। इस आईडेक्स का मेन पर्पज है भारत को सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना, स्पेशली टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वहां पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, नए नए आविष्कार करना, सेल्फ रिलायंट बनाना, यह मेन पर्पज है आईडेक्स का। ठीक है, अब यहां पर कुछ और इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अब डिफेंस मामले में छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, कई और इनोवेटर्स हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, अकेडमिक्स हो गए। तो इन सबको साथ में लेने के काम करता है ये आईडेक्स, साथ में लेकर आके मिलकर काम करें, जिससे डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेशंस उसको हासिल किया जा सके, नई नई तरक्कियों तक हम पहुंच सकें। समझ गए? अब डिफेंस को फंडिंग कौन करता है, नहीं इस आईडेक्स को फंडिंग कौन करता है? तो आईडेक्स ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है या जो इनिशिएटिव है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है, इस आईडेक्स की फंडिंग होती है डीआईओ के माध्यम से। डीआईओ दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो डीआईओ है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के अंडर में बनाया गया था। ठीक, अब बनाने वाली दो बॉडीज हैं हमारी, डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है HAL BEL, इन दोनों ने मिलकर ये जो कह सकते हो डीआईओ है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया। और यही डीआईओ सारे डिसीजंस पर कह सकते हो कि बातचीत करना, एडवाइस करना या पैसों का सपोर्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है इस आईडेक्स को। तो इसी बेसिस पे दोस्तों जो हमारा आईडेक्स है वो काम कर रहा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? और यहां पर यह भी याद रखना है कि यहां पर अभी जो डिफेंस से संबंधित स्टार्टअप चैलेंज वगैरह है वो भी 11 प्रकार के अलग अलग एडिशंस लॉन्च करे गए। एक नई स्कीम है जिसका नाम है अदिति स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजीज हैं, उसको डेवलप करने की बात की, उसको बढ़ाने की बात की है। तो आईडेक्स के साथ में इन सब चीज़ों को डेवलप करना, इस प्रकार की जो स्कीम है वो भी यहाँ पर लेकर आई गई है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई स्ट्रैटेजीज़ को इंप्रूव करना। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगेन एक और रेलिवेंट टॉपिक आ गया है, बस यही बचा था, वरना 2, 3 तो बहुत टॉपिक डिस्कस हुए। तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहां पर बात हो रही है श्रीकाकुलम के बारे में। अब श्रीकाकुलम रिसेंटली न्यूज में है, क्या है ये? एक टॉपिक रेलिवेंट है दोस्तों, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूज क्या है पहले ये जान लेते हैं। न्यूज यह है कि जो हमारे कई सारे हिस्टोरियंस हैं, अकेडमिक्स हैं, राइटर्स हैं और कई सारे हेरिटेज एंथुसियास्ट हैं, उन सब ने मिलकर लगातार काम किया है ताकि श्रीकाकुलम की जो यहां पर कह सकते हो एक भूली हुई इतिहास है, इसका जो इतिहास लोग भूल चुके हैं उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके, उसके लिए यहां पर वो काम कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों ये श्रीकाकुलम चर्चाओं में है और इसका इतिहास क्या है वो थोड़ा चर्चाओं में है। चलिए आपको इसके बारे में बताता हूं। श्रीकाकुलम क्या है दोस्तों? एक प्लेस, एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। आंध्र प्रदेश कहां पर है? अगर हम आंध्र प्रदेश को दोस्तों यहां पर देखते हैं तो ये वो आपको नजर आएगा स्टेट, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, इन सभी के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। और इधर आप देख पाएंगे बे ऑफ बंगाल। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश काफ़ी चर्चाओं में भी है, आपको पता है चंद्रबाबू नायडू की वजह से, जो इनका रोल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। तो आंध्र प्रदेश में ही एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जिसका नाम है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम दोस्तों जब बात करते हैं, ये वो जगह है जहां पर बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स आपको नजर आएंगी।
बौद्धिक स्थल नजर आएंगे, नियोलिथिक एरा केव्स नजर आएंगी, पुराने ज़माने की गुफाएं हैं, बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स, मंदिर वगैरह प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर जगह में। और इतिहास क्या है इस जगह का दोस्तों? ये जगह एक समय पर कलिंगा डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करती थी। कलिंगा डायनेस्टी के बारे में पता है ना, यहां पर कलिंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उस डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था यहां पर ये हमारा पर्टिकुलर जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, श्रीकाकुलम की बात कर रहे हैं। फिर बाद में कलिंगा डायनेस्टी के बाद में अलग अलग किंगडम्स आते रहे, राजा रजवाड़े चेंज होते रहे, आपको पता है। बाद में यही जगह गजपति किंगडम के अंडर में आ गया मेडिवियल पीरियड के समय पर। फिर उसके बाद में जो ईस्टर्न चालुक्यास थे ऑफ वेंगी, उनके अंडर में आ गई वो जगह। फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो एरिया है बताया जाता है ये काकतिया और विजयनगर जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स का हिस्सा हुआ करता था। कौन सी जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं? श्रीकाकुलम। तो ये श्रीकाकुलम का इंपॉर्टेंस है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर काफी सारी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स के लिए जाना जाता है, तो उसमें दो पॉपुलर बौद्धिक स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है दंतपुरी और दूसरे का नाम है सलीहुंदम। ये दोनों प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब बात करते हैं सलीहुंदम की तो दोस्तों यहाँ पर 4 स्तूपास हैं, रेलिक कास्केट हैं, प्लस बुद्धिस्ट डीटीज के यानी कि जो स्टैचूज हैं उनके स्कल्पचर्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। कई सारे अवशेष वगैरह हैं यहाँ पर माने जाते हैं जो कि बनाए गए हैं 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी एडी के समय पर। माना जाता है कि जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, सुमात्रा तक पहुंचा या ईस्टर्न कंट्रीज में, दूसरे देशों में जो यहाँ पर बुद्धिज्म फैलना शुरू हुआ दोस्तों, वो यहीं से फैलना शुरू हुआ था, इसी जगह से, सलीहुंदम से। और दूसरी दंतापुरी, ये 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं श्रीकाकुलम में, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको जैनिज्म साइट्स भी नजर आएंगी। 2 जैनिज्म साइट्स की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ गांव भी हैं, उन गांव के नाम लिखे गए हैं। फिर श्रीकाकुलम में कुछ फेमस मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स नजर आएंगे। जैसे टेम्पल की बात आ रही है श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल। अब नाम से पता चल रहा है सूर्य नारायण टेम्पल। तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये सीधे सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया है। ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है अरसवली में, ठीक है। यहाँ पर कुछ और टेम्पल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे सूर्य देव के लिए। एक कोणार्क सन टेम्पल बनाया गया है उड़ीसा में, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर बात आती है श्री मुखालिंगम की। तो ये जो टेम्पल है दोस्तों, इसको बनाया गया है कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। और ये वाला जो टेम्पल है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये वंशधरा नदी के किनारे है और ये डेडिकेट किया गया है श्रीमुखा लिंगेश्वरा लॉर्ड जी को। अब ध्यान रखिएगा, कलिंगा आर्किटेक्चरल डिजाइन, मैंने इस प्रकार का कलिंगा आर्किटेक्चरल डिजाइन हुआ करता था। जब आर्ट एंड कल्चर देखते हो तो दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो टेम्पल आर्किटेक्चर में यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चर है, नागरा स्टाइल है वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा। इसी प्रकार से कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो इस प्रकार के आर्किटेक्चरल स्टाइल में ऐसे मंदिर बनाए जाते थे, यानी मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे है जिसमें यहाँ पर अमला हुआ करता था, भूमि, अमालक हो गया, कलश हो गया, इस हिस्से को कलश बोलते हैं, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे देख पाए होंगे सबकी दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये जगह पीड़ा कहलाती है, ये यहाँ पर घंटा कहलाता है ना, ये यहाँ पर पिस्ता कहलाता है, ये जंगा कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी लेबलिंग की गई है। तो कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। उस स्टाइल में यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टेम्पल है जो कि श्रीकाकुलम में है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एक और है श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा जो कि सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इस जगह का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। तो इसी के इतिहास को जो लोग भूल गए हैं उसी को वापस से रिवाइव करने के लिए काम चल रहा है, इस वजह से वो चर्चाओं में है। नाउ अब आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी एक छोटे से वीडियो में, घंटे भर के वीडियो के अंदर में दुनिया भर की जानकारी मिल चुकी है। अब समय है, देखते हैं आप कितनी जानकारी को कलेक्ट कर पाएं। क्वेश्चन टेस्ट आपके सामने है। स्टार्टिंग में पहले मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर्स आप देते हुए चलना। फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर्स बताऊंगा, उसको रीमैच करना, देखना, चेक करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट की शुरुआत करते हैं, आपके ब्रेन पावर की शुरुआत करते हैं टेस्टिंग करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है, इंडियन पेंटेड फ्रॉक से रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये स्पीशी ऐसी है जिसका जो मतलब इसको बोलते हैं नैरो माउथ फ्रॉग, मुंह आगे से पतला सा है, और ये वाली जो स्पीशी है केवल और केवल साउथ इंडिया में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडियन पेंटेड फ्रॉग को IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड अगेन आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये हमारे सब सहारा अफ्रीका वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहां पे बोलता है कि ये जो फीवर है दोस्तों, ये हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज है जो स्पेशली जंगली सुअर या डोमेस्टिक पिग्स में भी पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर बोलता है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसका कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन है ही नहीं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी तीनों सही हैं या फिर डी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आईडेक्स के बारे में, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो आईडेक्स से रिलेटेड अगेन आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, आईडेक्स एक फ्लैगशिप, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो आईडेक्स है दोस्तों, इसका मेन पर्पस, मेन एम क्या है? सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, नए नए आविष्कार करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना डिफेंस सेक्टर में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस आईडेक्स को जो फंडिंग होती है या इसका मैनेजमेंट कौन करता है? डीआईओ, दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी तीनों सही हैं या फिर डी सब गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बात करता है दंतपुरी एंड सलीहुंदम के बारे में। दंतपुरी एंड सलीहुंदम दोस्तों यहां पर फेमस बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ये कहां पर लोकेटेड हैं, कौन सी जगह पर हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र या फिर बी बिहार या फिर सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है स्किन बैंक के बारे में। तो स्किन बैंक के रेफरेंस में अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो स्किन बैंक है इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो बहुत भयंकर तरीके से खाल वगैरह जल जाती है ना, जो सीवर स्किन बर्न इंजरीज होती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इस स्किन बैंक को लाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी व्यक्ति अपनी स्किन को यहाँ पे डोनेट कर सकता है, यहाँ पे कोई भी सेक्स, ब्लड ग्रुप या किसी भी चीज़ को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस खाली मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। बात हो रही है साइपन आइलैंड की। तो साइपन आइलैंड हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन में या फिर बी इंडियन ओशन में या फिर सी अटलांटिक ओशन में या फिर डी ब्लैक सी में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अल्मा टेलीस्कोप के बारे में। तो अल्मा टेलीस्कोप से रिलेटेड अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो है टेलीस्कोप एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जो कि नॉर्थ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो अल्मा टेलीस्कोप है दोस्तों, ये क्या कर सकता है? आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, यानी अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ पर स्टडी कर सकता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से लगाया होगा, सही आंसर दिए होंगे। तो एक एक करके पहले मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं ताकि आप रीमैच करना, चेक करना, देखना क्या स्कोर आपका आया है। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था अल्मा टेलीस्कोप के बारे में, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है कि अल्मा टेलीस्कोप नदन अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में। क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत है दोस्तों पहला स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो अल्मा टेलीस्कोप है ये चिली के अटाकामा डेजर्ट में है, ना कि सहारा डेजर्ट में। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर यह बोलता है कि ये जो टेलीस्कोप है दोस्तों, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिलीमीटर सब मिलीमीटर वेवलेंथ पर स्टडी कर सकता है। ये बात सही है, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहां पे पूछा गया साइपन आइलैंड, बताइए हाल ही में न्यूज में है, कहां पे लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन। फिर यहां पे आपसे पूछा गया स्किन बैंक के बारे में, बताइए 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या जो सीवर स्किन बर्न इंजरीज होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर इस बैंक को लॉन्च किया गया था, ये सही बात है। दूसरा, क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे स्किन को डोनेट कर सकता है, ये भी सही बात है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया दंतपुरी एंड सलीहुंदम, ये कुछ फेमस बुद्ध साइट्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो इसका सही उत्तर अगेन ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये दोनों साइट्स लोकेटेड हैं। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, बताइए आईडेक्स को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? कौन सा सही है ये नहीं बताना, कितने सही है ये बताना है। तो पहला बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, सही है। दूसरा सेल्फ रिलायंसी बनाना चाहता है हमारे डिफेंस सेक्टर में, ये भी सही है। तीसरा डीआईओ इसको फंड करता है, ये भी सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी ऑल 3 आर करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, बताइए तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, ये केवल सब सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही बात है। दूसरा, डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड पिग्स में फैलता है, ये भी सही है।
तीसरा, यहाँ पर कोई भी इसका ट्रीटमेंट या फिर कोई अप्रूव्ड वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, ये भी बात सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी, अगेन यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स वापस से सही हैं। फिर बात आती है इंडियन पेंटेड फ्रॉक के बारे में। बताइए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या इंडियन पेंटेड फ्रॉक केवल साउथ इंडिया में पाया जाता है? ऐसा नहीं है, यही तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि नाम है इंडियन पेंटेड फ्रॉक। आपको पता है श्रीलंका में अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर हो गया गलत। दूसरा, क्या आईयूसीएन के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाया जाता है? नहीं दोस्तों, आईयूसीएन के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। तो कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या स्कोर आपका आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। और आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सही किया होगा। और परेशान नहीं होना यार, कुछ गलत हुआ है तो डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको लगाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी डेली बेसिस पे, एग्जाम में बैठोगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि डेली हैबिट बन रही है ना। फाइनली आज के डिस्कशन का वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड क्या है दोस्तों? वर्ड है एब्जॉर। ध्यान रखिएगा, एब्जॉर मतलब क्या होता है? फॉर्मली रिजेक्ट कर देना, ठीक है, किसी चीज को त्याग कर देना या मना कर देना, तो उसको यहां पर हम लोग एज अ एब्जॉर देख सकते हैं, है ना। तो एब्जॉर मतलब क्या होता है कि भाई एक कैसे को शपथ लेकर त्याग कर देना, छोड़ने की शपथ लेना, बिल्कुल त्याग कर देना, उसका एब्जॉर मतलब है, ठीक है। सिनोनिम देखोगे तो रेनाउंस, डिनाई कर देना, ड्रॉप कर देना, वो आपका एब्जॉर हो गया। अब यहां पे इसका यूज किया गया एक सेंटेंस में, शी एब्जॉर्ड हर पॉलिटिकल बिलीव्स, अपनी पॉलिटिकल बिलीव्स को यहां पे वो त्याग दी, तो इसको लेकर यहां पर ये एब्जॉर्ड वर्ड यूज हुआ। तो कहीं पर भी आप डिनाई की जगह, या फिर कह सकते हैं जहां पर आप चीजों को सोच रहे हो कि त्यागना है ना, खत्म करना है, शपथ लेकर त्यागना, वहां पर आपने एब्जॉर वर्ड, किसी चीज को फॉर्मली रिजेक्ट कर रहे हो तो वहां पर एब्जॉर वर्ड का यूज करना है, ध्यान रखना। अब यूज कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, और आपको एक सेंटेंस लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में हर हाल में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, तभी यूज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बस खाली मैं यार एक सेंटेंस लिखने को बोल रहा हूं, इस वर्ड का इस्तेमाल करके वही आपकी हेल्प करेगा। एक दिन में कोई 10-10, 15-15 वर्ड नहीं दिए जा रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है सबके सेंटेंस बनाना और सबको याद रख पाना, वो दोस्तों टिपिकल है डेफिनेटली। यहां पर केवल एक ही वर्ड दिया गया है, डेली एक वर्ड मिल रहा है, सेंटेंस बनवा रहा हूं, तो यहां पर इससे धीरे धीरे वोकैब इंप्रूव हो रहा है। छोटे छोटे स्टेप भले ही, लेकिन ये बेटर तरीका है। एक साथ सब कुछ यहां पर पढ़ लेना, 20-20 वर्ड दे दूं, कई लोग मेंशन करते हैं, वो सब गलत है दोस्तों, वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा, इतनी ज्यादा यहां पर चीजें आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे। अब एक एक वर्ड पढ़ रहे हो, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया गया था, एक्सरसाइज होपिक्स, हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है, बताइए ये इंडिया के साथ में कौन से देश को मिलाकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। तो इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज होपिक्स में पार्टिसिपेट किया दोस्तों। ये चौथी ज्वाइंट एक्सरसाइज है हमारे भारतीय एयरफोर्स की और इजिप्ट की एयरफोर्स की, जो कि 21 से 26 जून तक यहां पर आप चली है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, वैसे तो आज 28 जून हो गई है, तो इस वजह से होपिक्स चर्चाओं में बनी हुई है। क्लियर? इंडियन एयरफोर्स का जो रफाल फाइटर जेट है वो यहां पर आप देख पाओगे इस एक्सरसाइज में था। फिर C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78 टैंकर्स, इन सब ने दोस्तों यहां पर इस पूरे सप्ताह चलने वाले अभ्यास के अंदर में अपना पार्टिसिपेट किया, हिस्सा किया। इससे यहां पर दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।